चलिए सभी को गुड इवनिंग, है ना। क्लास में वापस आ जाइए आप लोग और एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर चेक कर लीजिए एक बार आवाज़ आ रही है मेरी। सर चेक कर लीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सब लोग आगे हो गए आप लोग, है ना। हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, उत्तरी दक्कन का पठार। ठीक है, उत्तरी दक्कन का पठार, है ना। दक्कन ट्रैप को दो भागों में बांट दिया गया है, पूरे हिस्से को। तो उत्तरी दक्कन का पठार, जिसमें हम लोगों ने कल क्या पढ़े थे, सतपुड़ा श्रेणी, है ना। दूसरा जो है वो महाराष्ट्र श्रेणी ना लिखकर महाराष्ट्र पठार लिखना तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, महाराष्ट्र का पठार। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए, है ना। महाराष्ट्र का पठार, इसमें महाराष्ट्र का पठार में आप सिर्फ ये लिखो, हेडिंग डालो, महाराष्ट्र पठार मीन्स क्या हो जाएगा आपका, है ना, विदर्भ वाला एरिया। ठीक है, तो महाराष्ट्र पठार। ठीक, महाराष्ट्र के पठार के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ये तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र जो है वो भारत के कौन से हिस्से में आ रहा है, पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, वेस्ट साइड। तो वो एरिया को जो महाराष्ट्र का पठार है उसको विदर्भ भी कहते हैं। नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, क्या कहते हैं, विदर्भ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र का पठार वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र मीन्स क्या होता है कि वहां पर एक ऐसे, मतलब वहां पर ऐसे जो पर्वत का जो संरचना है वो ऐसे है कि वहां पर क्या होता है कि भारत जो है वो वहां पे प्रवेश नहीं कर पाते, सॉरी बादल जो है वो उस पे प्रवेश नहीं कर पाती, है ना। तो एक तरफ क्या हो जाता है, एक तरफ पूरा जो है वो छायानुमा बन जा रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाती है, वर्षा हो नहीं पाती। ठीक, और यहाँ पर भूखमरी और गरीबी का भी देखा जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पठार में बस इतना ही लिखना है आपको, हेडिंग डालो महाराष्ट्र पठार। ठीक है, महाराष्ट्र पठार। ठीक, लोकेशन कहाँ पे है महाराष्ट्र का पठार, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, महाराष्ट्र के पठार का लोकेशन कहाँ पे है, तो ये है आपका, लिखो उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी, उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, पूर्वी हिस्सा में क्या है, इसके पूर्वी पठार है ना। पूर्व में पूर्वी पठार। ठीक, पूर्व में पूर्वी पठार, पश्चिम में पश्चिमी घाट की विलगित श्रेणियां। पश्चिम में पश्चिमी घाट की विलगित श्रेणियां। ठीक है, पश्चिम में क्या है, इसके पश्चिमी घाट की विलगित श्रेणियां। और दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में है कर्नाटक, दक्षिण में कर्नाटक व तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये उसका लोकेशन हो गया। ठीक, पश्चिमी पठार है, हेडिंग डाले हैं हम, जो कि उत्तरी दक्कन का पठार का सेकेंड पॉइंट है। ठीक, तो महाराष्ट्र पठार। ठीक है, महाराष्ट्र पठार में लोकेशन क्या है कि महाराष्ट्र पठार को सेंटर में इमेजिन कीजिए, उसके ऊपर में, है ना, ऊपर में महाराष्ट्र के पठार में कौन सा एरिया आता है, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, क्या कौन सा एरिया आता है, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, पूर्व में क्या आता है, पूर्वी पठार। ठीक, मतलब उसके
राइट हैंड साइड पे क्या है, पूर्वी पठार है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक, और दक्षिण में कर्नाटक व मतलब नीचे तरफ क्या है, कर्नाटक व तेलंगाना का पठार है। ठीक है, ये है आपका महाराष्ट्र का पठार। इसके अलावा यहाँ पर लिख लीजिए, इसे विदर्भ भी कहा जाता है, इसे विदर्भ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे विदर्भ भी कहा जाता है। ठीक, इतना ही लिखो इसमें। ठीक है, हो गया क्या ये? अब उत्तरी दक्कन का पठार हमारा ये खत्म होता है। हेडिंग डालो दक्षिणी दक्कन का पठार, मेन हेडिंग डालो दक्षिणी दक्कन का पठार। मेन हेडिंग डालिए दक्षिणी दक्कन का पठार। दक्षिणी दक्कन का पठार। ठीक है, अब दक्षिणी दक्कन का पठार मतलब जो नीचे वाले हिस्से में आ रहा है भारत के। ऑब्वियस सी बात है, नीचे में क्या आएगा आपका, कर्नाटक वाला हिस्सा, और यहाँ पर आएगा आंध्र तेलंगाना वाला हिस्सा। ठीक है, तो वहां पर कौन कौन सी एरिया पे क्या पढ़ रहे हैं हम, ये देखते हैं। ठीक, तो दक्षिणी दक्कन का पठार को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या रहेगा इसका, कर्नाटक का पठार। ठीक है, एक तरफ लिखो कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, और दूसरी तरफ लिखो तेलंगाना, तेलंगाना व आंध्र पठार, आंध्र पठार। ठीक है, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना व आंध्र का पठार। ठीक, दोनों को साथ में लेके इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालो कर्नाटक का पठार। अब कर्नाटक का पठार क्या होता है, एक इमेजिन करो आप लोग कि एक अमीबा वाला एरिया है। अमीबा सब लोग जानते हो, साइंस में पढ़े होगे, है ना। तो वैसे समथिंग एक गोल सा और एक लिचलिचा नुमा एक आकृति बनाओ, उसको आपके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हिस्सा एक लकीर खींच लो। ठीक है, एक ऐसा एरिया बना दो। हालांकि कर्नाटक थोड़ा सा ठीक ठाक है, जो कि बन नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके आप क्या करोगे, पश्चिमी एरिया पे, है ना, उसी के अंदर एक लाइन खींच दो। ठीक है, उसके अंदर हम एक लाइन खींच दिए। ठीक है, बीच में मत खींचना। ठीक, उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हटाकर अंदर की ओर एक लाइन खींच दो, और उसके बीच वाले हिस्सा में एक और लाइन खींच दो। ठीक है, कैसे करे हो, समझ में आ रहा है क्या, है ना। या एक गोल बना लो, ये एक अमीबा जैसे कुछ समथिंग आकृति बना लो। ठीक है, तो उसके पश्चिम मतलब आपके लेफ्ट साइड में थोड़ा अंदर में एक लाइन खींचेंगे और बीच में एक लाइन खींचेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या पड़ रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो कर्नाटक का पठार में जो लेफ्ट साइड वाला एरिया में हम लाइन खींचे हैं, वो है ना, जो उसके अंदर का पूरा भाग है, वो कौन सा एरिया कहलाता है, तटीय मैदान। क्या कहलाता है, तटीय मैदान। सर ये आ रहा है क्या, ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा है क्या सर? तटीय मैदान दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो वो तटीय मैदान कहलाएगा। ठीक, अब जो उसके बीच में लाइन खींचे है ना, वहीं पर एक पहाड़ है। ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ी बोलते हैं उसको। ठीक है, वो क्या है, बीच में जो लाइन खींचे है उसी में एक पहाड़ है,
जिसको क्या कहते हैं, बाबा बुदान की पहाड़ियां। बाबा बुदान की पहाड़ियां क्या कहते हैं, बाबा बुदान की पहाड़ियां। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो और ये जो है वो एरिया कहाँ पे है, इसी को क्या बोलते हैं, मैदान। जो बीच में जो हम लाइन खींचे हैं वो क्या है, मैदान है। ठीक है, किसको, अच्छा ठीक है, चलो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। एक काम करो, आप लोग एक गोल सा इमेजिन कर लो, एरिया है ना, एक क्षेत्र। मैं उस क्षेत्र के अंदर में क्या क्या है मैं वो ये बता रही हूँ। तो एक सर्कल, एक गोला इमेजिन कर लो, हालांकि वो गोला पूरा राउंड शेप नहीं है ना। तो एक आप लोग सर्कल इमेजिन कर लो। ठीक है, उस सर्कल को आप लेफ्ट साइड में अंदर से काटो, मतलब सीधा लाइन खींचना है। लेफ्ट साइड मतलब उल्टे हाथ तरफ, अंदर की ओर थोड़ा सा एरिया लेके मतलब लाइन खींच दो। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बीच से लाइन खींच दो। इतना समझ में आया क्या? ठीक, तो जो पहले लाइन वाला जो अंदर का एरिया है वो क्या है, कर्नाटक का क्या है, तटीय मैदान है। तटीय मैदान सभी जानते हैं। ठीक, तो वो क्या एरिया है, तटीय मैदान है। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा एरिया है, वो तटीय मैदान है। अब जो बीच में लाइन खींचे है ना, वो वाला एरिया क्या है, मैदानी हिस्सा है। ठीक है, कौन सा हिस्सा है, मैदानी हिस्सा है। बीच में जो लाइन हम खींचे एक सर्कल के, वो कौन सा हिस्सा है, मैदानी हिस्सा है। ठीक, उसी मैदान के में क्या है, बाबा बुदान की पहाड़ियां है, नाम है ये। ठीक है, बाबा बुदान पहाड़ी है। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को, आया क्या, है ना। अब क्या करेंगे, जो बीच वाला हिस्सा में लाइन खींचे है ना, उसी को लेकर वो सर्कल को आधा बीच से काट दो। ठीक है, मतलब बीच वाला लाइन को मतलब केंद्र मान के वो जो गोले से एक त्रिज्या जो बोलते हैं ना, वो काट दो, बीच वाला हिस्सा। ठीक, तो नीचे भी सब इतना समझ में आया क्या कि वहां पर क्या क्या है, एक सर्कल बनाए हैं। सर्कल के उल्टे हाथ तरफ जो लाइन खींचे है वो तटीय मैदान कहलाएगा। बीच वाला हिस्सा या बीच में जो लाइन खींचे हैं वो क्या कहलाएगा, आपका मैदान कहलाएगा। मैदान में क्या है, बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं। ठीक है, उसके बाद उसी लाइन को जो बीच में है उसको केंद्र मान के त्रिज्या, जैसे आगे जो सर्कल है उससे एक त्रिज्या खींच लो, है ना, त्रिज्या जानते हो ना। तो सर्कल का सीधा हिस्सा एक आड़ी लाइन खींच दो। उस आड़ी लाइन के नीचे वाला हिस्सा आपका क्या कहता है, क्या कहलाता है, धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, मतलब वो त्रिज्या के आधा हाफ वाला पाव हिस्सा क्या कहलाएगा, धारवाड़ का पठार। ठीक है, ये समझ में आया, ये है आपका कर्नाटक वाला एरिया। ठीक है, अब इसमें लिखने वाला क्या रहेगा वो देख लो, इसमें क्या क्या है, अब इसकी विशेषता क्या क्या है, कर्नाटक के पठार की विशेषता क्या क्या है, मतलब यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती है। तो पहले मैं बता देती हूँ। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने लिखा है कि बाबा बुदान की पहाड़ियां, तो बाबा बुदान की पहाड़ी का सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है, मुल्यानगिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखना है। ठीक है, इसको मैं अभी लिखाऊंगी, पहले सुन लो। ठीक है, बाबा बुदान की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है, मुल्यानगिरी है। ठीक है, इसके अलावा धारवाड़, आप लोगों को मैं भूगर्भिक इतिहास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, है ना, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़। तो धारवाड़ देखो, जो जितना पुराना हिस्सा होगा वो उतनी ही खनिज संपदा से परिपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये धारवाड़, ये कौन सा हिस्सा आ रहा है, धारवाड़ वाला, है ना। तो धारवाड़ है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आयरन, चूना पत्थर और सोना। ठीक है, क्या है यहाँ पे, आयरन, चूना पत्थर व सोना है यहाँ पे। इसके अलावा ये क्या है, अत्यंत प्राचीनतम चट्टान है। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर लौह अयस्क भी है ना, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से प्रारंभ होता है जो कि कर्नाटक के वेल्लारी तक चलता है। ठीक, यहाँ पर इस पठार में जो है वो लौह अयस्क महाराष्ट्र के से जो लौह अयस्क स्टार्ट होता है वो कहाँ तक चलता है, रत्नागिरी से स्टार्ट होके वेल्लारी, कर्नाटक के वेल्लारी तक चलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 माइंस भी है। कौन कौन से माइंस हैं आपका, है कुद्रेमुख और केमानगुड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कहाँ पर आ रहा है आपके, कर्नाटक के पठार में 2 माइंस हैं लौह अयस्क वाले, वो है कुद्रेमुख और केमानगुड़ी। ठीक है, तो ये है आपका कर्नाटक का पठार। और इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, इसके मैदानी क्षेत्र को मैसूर का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसूर का पठार। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, कृष्णा, कावेरी, शरावती, तुंगभद्रा नदी बहती है। ठीक है, जहां पर जलप्रपात है, जलप्रपात भी बनाया गया है। ठीक है, जलप्रपात कौन सा है, जोग या गरसोप्पा, कौन सा है, जोग या गरसोप्पा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे। ठीक, तो लिखो सबसे पहला पॉइंट कर्नाटक के पठार में क्या आएगा आपका, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट क्या आएगा, बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी की, बाबा बुदान की पहाड़ी की सर्वोच्चतम चोटी, बाबा बुदान की पहाड़ी की सर्वोच्चतम चोटी मुल्यानगिरी है, मुल्यानगिरी है। ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ी की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है, मुल्यानगिरी है। ठीक है, हो गया क्या, दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना, धारवाड़, धारवाड़ के पठार में, धारवाड़ के पठार में आयरन, चूना पत्थर, आयरन, चूना पत्थर व सोना परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। ठीक है, धारवाड़ के पठार में आयरन, चूना पत्थर व सोना परिपूर्ण है। ठीक है, कर्नाटक के वेल्लारी में, तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, कर्नाटक के वेल्लारी में, कर्नाटक के वेल्लारी में 2 माइंस है, माइंस मतलब खदाने, है ना, कौन कौन से हैं, कुद्रेमुख, कुद्रे, कु आधा मतलब कु, द में र, ऊपर में एक ही मात्रा, कुद्रेमुख और केमानगिरी, केमानगुड़ी, सॉरी केमानगुड़ी। ठीक है, कर्नाटक के बेल्लारी में 2 खदानें हैं, कौन कौन सी है वो, कुद्रेमुख और केमानगुड़ी। ठीक है, ये लौह अयस्क से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिख लो 1 2 3 चौथा पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती,
नदी है। यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती नदी है। उसी में कंटिन्यू करो। शरावती नदी पर जलप्रपात, शरावती नदी पर जलप्रपात, शरावती नदी पर जलप्रपात है। कौन सा? जोग या जोग, जामेओ की मात्रा जोग, जोग या गरसोप्पा, गरसोप्पा, सामेओ की मात्रा सो, आधा पा, पाम्या की मात्रा पा, गरसोप्पा। ठीक है, गरसोप्पा शरावती नदी पर बनाया गया है। जोग या गरसोप्पा नाम है उसका। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है इसका कर्नाटक का, उसे लिखिए। कूंचीकल जलप्रपात। कूंचीकल, कूंची, का में अम की मात्रा कम, का में छोटू की मात्रा कू, चा में बड़ी की मात्रा ची। कूंची जलप्रपात, कूंची जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। कूंची जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात कितना है वो लिख लो। कूंची जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455, ब्रैकेट में डाल दो 455 मीटर। ठीक है, 455 मीटर। शिमोगा जिले में, शिमोगा, शक्कर के शा में छोटी की मात्रा शी, माँ में ओ की मात्रा मोगा, शिमोगा जिले है ना। राज्य क्या आएगा? कर्नाटक। कूंची जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर शिमोगा जिले के वराही नदी पर है। शिमोगा जिले के वाराही, वा में आ की मात्रा वा, रा में आ की मात्रा रा, हा में बड़ी की मात्रा ही, वा में आ की मात्रा वा, रा में आ की मात्रा रा, हा में बड़ी की मात्रा ही, वाराही नदी पर है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कूंची जलप्रपात। कितना है? 455 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कहाँ पर है? शिमोगा जिले में वाराही नदी पर है। ठीक है, ये हो गया क्या? अब आते हैं तेलंगाना व आंध्र का पठार। ठीक है, हाँ नहीं पहले समझाऊंगी। ये हो गया तो आगे बढ़े, हेडिंग डाल लो तेलंगाना व आंध्र का पठार। कर्नाटक का पठार देख लियो, उसमें पॉइंट्स क्या क्या थे। ठीक, अब लिखो आंध्र व तेलंगाना का पठार। ठीक, ये हो गया। चलो अब ये आंध्र व तेलंगाना का पठार क्या काम करता है। ठीक है, आंध्र व तेलंगाना का पठार कहाँ पर स्थित है ये समझाने की तो जरूरत नहीं है, एज इट इज जैसे राज्य है वहीं पर ही है ना। तो ये काम क्या करता है और यहाँ पर की विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो आंध्र व तेलंगाना का पठार, आंध्र का पठार क्या करता है? वो क्या करता है? रॉयल सीमा का पठार और तेलंगाना के पठार को अलग करता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है बीच में होगा। तो आंध्र का पठार और रॉयल सीमा के पठार को वो क्या करता है? अलग करता है। अब ये रॉयल सीमा का पठार कहाँ पर है? कृष्णा बेसिन नदी के दक्षिणी वाला हिस्सा है ना, दक्षिणी के पठारी वाला क्षेत्र को कृष्णा नदी बेसिन। बेसिन क्या है ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, वो मुझे कमेंट में आना चाहिए आप लोगों के टेलीग्राम में, बेसिन क्या होता है। ठीक,
कृष्णा नदी बेसिन, महानदी बेसिन, मैं ये वर्ड यूज कर रही हूं, तो ये क्या चीज है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का जवाब उसमें आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना, कि आप लोग अलर्ट हो उस मतलब मेरी क्लास में, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्च करो या थोड़ा सा कहीं से पढ़ कर आओ कि महानदी बेसिन या कृष्णा बेसिन क्या है, ठीक है। तो कृष्णा बेसिन के दक्षिणी वाला हिस्सा या पठारी क्षेत्र को वहां पर क्या कहते हैं, रॉयल सीमा का पठार कहते हैं। तो यही पठार है और कौन सा, तेलंगाना के पठार, वो दोनों को अलग करता है, कौन, आंध्र का पठार, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, जो आंध्र के पठार में क्या है, यहाँ जो है वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई, थोड़ा सा नाम थोड़ा साउथ वाला आप लोगों को टच मिलेगा यहाँ पर के सारे वर्ड्स में, तो थोड़ा सा याद करना आप लोगों को डिफिकल्ट हो सकता है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट जो एग्जाम क्लास हुए थे उसमें बताई थी कि कुछ ट्रिक्स ऐसे रखो जिसकी वजह से वो नाम आप लोगों को याद रहे, ठीक है। अब वो ट्रिक्स आप कुछ भी लगाओ, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो वो पहाड़ कौन कौन सा है जिसका विस्तार आंध्र तक है, तो वो पहाड़ों के नाम क्या क्या है, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, ठीक है। वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई, ये क्या है, इन पहाड़ों का विस्तार है, कहां पर, जो आपका आंध्र का पठार है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब तेलंगाना का पठार कहां पर है, द कृष्णा नदी जो बेसिन में बताई उसके उत्तर में, है ना, वहां पर क्या बसा है आपका, तेलंगाना का पठार बसा है, ठीक है। देखो कृष्णा नदी के बेसिन दक्षिण में कौन सा है, रॉयल का सीमा है, बीच में आपका आंध्र प्रदेश आ गया या महानदी बेसिन आ गया, ऊपर में कौन सा है आपका, तेलंगाना का पठार है, ठीक है। तेलंगाना के पठारी का जो ऊपरी हिस्सा है या दक्षिणी हिस्सा जो है मैदानी है, और ये प्लस आपका जो है ऊपरी हिस्सा जो है तेलंगाना का जो ऊपरी हिस्सा है, मतलब तेलंगाना पठार का ऊपरी हिस्सा है वो टोटल पठार है, मतलब पत्थरों से भरा है, लेकिन दक्षिणी हिस्सा जो है वो उपजाऊ है, ठीक है। और यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य कोल्लेरू झील है, बहुत फेमस है, सभी लोग जान रहे हैं, है ना, कृष्णा, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य, है ना, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य कौन सा झील स्थित है, कोल्लेरू झील स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी व दलदली भूमि है, एशिया की सबसे बड़ी और दलदली भूमि है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो आप लोग, हेडिंग तो डाल ही लिए हो ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग डाल लियो, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, आंध्र का पठार, आंध्र का पठार, आंध्र का पठार रॉयल सीमा, रॉयल सीमा का पठार, आंध्र का पठार रॉयल सीमा का पठार व तेलंगाना के पठार को अलग करता है, ठीक है, अलग करता है, ठीक। आंध्र का पठार रॉयल सीमा का पठार व तेलंगाना के पठार को अलग करता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखेंगे,
पहला लिखिए क्या, आंध्र का पठार, रॉयल सीमा का पठार व रॉयल सीमा का पठार व तेलंगाना के पठार को अलग करता है। ठीक, कृष्णा नदी, दूसरा पॉइंट लिखो, कृष्णा नदी बेसिन के, कृष्णा नदी बेसिन के उत्तरी क्षेत्र को, कृष्णा नदी बेसिन के उत्तरी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना का पठार, सिर्फ पठार लिखो ना, कृष्णा नदी बेसिन के उत्तरी क्षेत्र को तेलंगाना पठार व दक्षिणी क्षेत्र को रॉयल सीमा का पठार कहते हैं। रॉयल सीमा का पठार कहते हैं। ठीक है, तो कृष्णा नदी बेसिन के उत्तरी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार व दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहते हैं, रॉयल सीमा का पठार कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, तेलंगाना पठार के, तीसरा पॉइंट लिखो, तेलंगाना पठार का लिखना, तेलंगाना पठार का दक्षिणी क्षेत्र उपजाऊ है। तेलंगाना पठार का दक्षिणी क्षेत्र क्या है, उपजाऊ है। ठीक है, हो गया, तेलंगाना पठार का दक्षिणी क्षेत्र उपजाऊ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, कृष्णा, फोर्थ पॉइंट लिखो, कृष्णा नदी व गोदावरी नदी, कृष्णा नदी व गोदावरी नदी के मध्य, कृष्णा नदी व गोदावरी नदी के मध्य कोल्लेरू झील, कृष्णा नदी व गोदावरी नदी के मध्य कोल्लेरू झील स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी व गोदावरी नदी के मध्य कोल्लेरू झील स्थित है, जो कि, आगे लिखो, जो कि एशिया की लिख लेना, एशिया की सबसे बड़ी दलदली, जो कि एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। ठीक है, कृष्णा नदी व गोदावरी नदी के मध्य जो है वो कोल्लेरू झील स्थित है, जो कि एशिया की सबसे दलदली भूमि है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दक्षिणी दक्कन का पठार हो गया ये हमारा। ठीक है, अब आता है पश्चिमी घाट। ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो। नेक्स्ट कौन सा था ये? दक्षिणी दक्कन का पठार। पहला था उत्तर मध्य उच्च भूमि, दक्षिण मध्य उच्च भूमि, तीसरा पढ़े पूर्वी पठार, चौथा पढ़े उत्तरी दक्कन का पठार, पांचवा था दक्षिणी दक्कन का पठार जो कि हो गया। अब छठवा पॉइंट डालो, फिर दो और बचेगा, पूर्वी घाट है ना। छठवा है पश्चिमी घाट। हेडिंग डालो। पश्चिमी घाट पर कौन कौन से राज्य जाते हैं और उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब पश्चिमी घाट के और कौन कौन से पर्वत पठार आ रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है। जब तक मैं इसको रब करती हूँ, हेडिंग डालो पश्चिमी घाट। हेडिंग डालो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है ना। अब जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं कि पश्चिमी घाट मीन्स क्या, जो आपके भारत के है ना, जो हमारे भारत के लेफ्ट साइड वाले एरियाज पे आ रहे हैं है ना, उस राज्य पे कौन कौन सी क्या क्या उस राज्य में जो घाट पड़े उनकी विशेषता क्या क्या है और वहां पर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो पश्चिमी घाट कौन कौन सा राज्य जो है वो कवर करते हुए आता है नीचे तक, ठीक है। तो आपका पश्चिमी घाट जो है भारत में कहाँ कौन से राज्य से स्टार्ट होता है? आपका महाराष्ट्र से लेकर पूरा केरल तक है ना। मतलब कौन कौन सा हिस्सा आएगा? महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा, तमिलनाडु आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा जो राज्य है उसको कवर करते हुए पश्चिमी घाट जो है वो बनता है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा आपका पश्चिमी घाट। तो जो महाराष्ट्र वाला जो एरिया है ना, पश्चिमी मतलब महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उसकी सर्वोच्चतम चोटी है ना, मतलब वहां पर पश्चिमी घाट को क्या नाम से जाना जाता है? वहां पे सह्याद्री, ठीक है। इसके अलावा मतलब महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की, देखो पश्चिमी घाट तो इतने राज्यों से नीचे आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी कहलाएगी आपकी? कौन सी है? कालसू बाई। कितना है उसका? 1646 मीटर, ठीक है। कालसू बाई उसकी जो है लंबाई कितनी आएगी? 1646 मीटर, ठीक है। 46, ठीक है, 1646, ठीक है, कालसू बाई। उसके बाद आता है कर्नाटक में, नेक्स्ट राज्य जो आता है कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है उसकी सर्वोच्चतम चोटी कौन सी आएगी आपकी? कुद्रेमुख, जिसकी लंबाई है 1194 मीटर, ठीक है। कितना? 1194। ये मैं लिखाऊंगी भी, आप लोग सुनते भी जाओ, ठीक है। घाट क्या होता है ये भी आप लोग मेरे को बताओगे। घाट क्या होता है? पश्चिमी घाट नाम क्यों दिए हैं ये आप लोग मुझे टेलीग्राम में बताओगे, ठीक है।
उसके बाद जो पूरे पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी है, मतलब जितने भी राज्य उस पश्चिमी घाट में सम्मिलित हो रहे हैं, है ना, तो अलग अलग राज्यों में उसकी अलग अलग ऊंचाई है उस घाट की, लेकिन पूरे पश्चिमी घाट में जो है ऊंचाई है ना, तो आपका जो पूरे पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी है ना, वो कौन सी है? अन्नामलाई की अन्नामुड़ी, है ना, अन्नामुड़ी, उसकी जो अन्नामुड़ी की ऊंचाई कितनी है आपकी? 2695 मीटर, मतलब 2695 मीटर। ये क्या है? पूरे पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, और उस चोटी का क्या नाम है? अन्नामुड़ी, जो कि कहाँ पर स्थित है? केरल में। ठीक है, समझ में आया कि अलग अलग स्टेट में उस पश्चिमी घाट में जो उसकी जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी है, और पूरे अलग मतलब स्टेट के नाम से भी याद रखना और पूरे पश्चिमी घाट का भी याद रखना। ये मेन पॉइंट ही है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या है, यहाँ पर पश्चिमी घाट में 2 दर्रे भी पाए जाते हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में 2 दर्रे भी पाए जाते हैं, जो कि दर्रे क्या है ये आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, है ना, पासेस क्या होते हैं। तो 2 दर्रे भी है, वो कौन कौन से हैं? थाल घाट और भोर घाट। कौन कौन सा? थाल घाट और भोर घाट। अब ये थाल घाट क्या काम करता है? ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है ना, 2 शहरों को जोड़ रहा है। कौन कौन से शहर हैं? मुंबई और नासिक। कौन जोड़ रहा है? थाल घाट। ठीक, सॉरी, हाँ, थाल घाट। भोर घाट क्या करता है? मुंबई और पुणे शहर को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा? भोर घाट। ठीक, इसके अलावा महाराष्ट्र में और भी पश्चिमी घाट के अलग अलग चोटियां भी है। कौन कौन सी है? साल्हेर, ठीक है, साल्हेर है, धोड़प है, साल्हेर, धोड़प, पुरंदर, ब्रह्मगिरी। साल्हेर, धोड़प, पुरंदर और ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो ये था आपका महाराष्ट्र वाला पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो या फिर मैं थोड़ा और पूरा समझा देती हूँ। अब आते हैं कर्नाटक वाला एरिया। ठीक है, महाराष्ट्र वाला एरिया आप लोगों ने देखा, कर्नाटक वाला एरिया में क्या है? कर्नाटक एरिया में है कुद्रेमुख। अभी जस्ट मैंने 2 माइंस के बारे में बताया हुआ था, है ना, तो कुद्रेमुख कर्नाटक में पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी है कुद्रेमुख। कौन सी है? कुद्रेमुख। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या समझाने वाला एरिया है मैं देख लेती हूँ। अच्छा, कर्नाटक में क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तथा केरल में वायनाडू। ठीक है, और तमिलनाडु में मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, बता रही हूँ, कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, केरल में है वायनाडू राष्ट्रीय उद्यान, वायनाडू राष्ट्रीय उद्यान। उसके अलावा तमिलनाडु में है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों जो है, तीनों राज्य के राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? आपस में जोड़ते हैं, है ना, आपस में तीनों क्या है? जुड़ते हैं। ठीक है, और ये हाई डाइवर्सिटी के लिए, हाई बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के लिए फेमस है। जैव विविधता क्या होती है? छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे मतलब ये होना चाहिए कि आंसर आप लोगों को पता हो, है ना, तो ये हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। ठीक है, जहाँ पर लियोपर्ड, है ना, लियोपर्ड क्या होता है? बड़ी संख्या में यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, इसके अलावा
चलो इसको लिख लो, फिर तो पूरा कहानी जैसा है, ज़्यादा सुनाऊंगी तो ऊपर से आगे निकल जाएगा, तो थोड़ा लिखते भी जाओ, ठीक है। तो पश्चिमी घाट हेडिंग डाल लिए क्या? तो पश्चिमी घाट का स्टार्ट करो, पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, महाराष्ट्र से लेकर, पहला पॉइंट लिखो, महाराष्ट्र से लेकर केरल व तमिलनाडु तक विस्तार पश्चिमी घाट का, ठीक है। हम जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में पता हो, है ना, महाराष्ट्र लेकर केरल व तमिलनाडु तक विस्तार, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी कालसूबाई है। कालसू काम्या की मात्रा कालसू, कालसूबाई, ब्रैकेट में उसका ऊंचाई लिख लेना 1646, 1646 है ना, 1646 मीटर है, ठीक है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी कालसूबाई है, ठीक। अब कर्नाटक आता है, कर्नाटक में तीसरा पॉइंट लिखो, कर्नाटक में पश्चिमी घाट की, कर्नाटक में पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी, सर्वोच्चतम चोटी कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख, उसका ऊंचाई लिख लो 1194, 1800 है, में 11 लिखा है, ठीक है, सॉरी, उसको 1894 लिख लेना, 1894 मीटर है, ठीक है। कुद्रेमुख का कितना है? 1894, ठीक है। ठीक, फोर्थ नंबर डालो। अब ये हो गया कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। फिर लिखो पूरे पश्चिमी घाट की, पूरे पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी, सर्वोच्चतम चोटी क्या है? पूरे पश्चिमी घाट की सर्वोच्चतम चोटी अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी है ना, ब्रैकेट में इसका ऊंचाई लिख लो 2695, 2695 मीटर है, जो कि अन्नामलाई, अन्नामलाई ये पहाड़ी है और ये अन्नामुड़ी चोटी है ना, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब ये अन्नामुड़ी और अन्नामलाई कहाँ पे है? ब्रैकेट में केरल डाल देना, यहाँ पे केरल राज्य में, ठीक है। हो गया। इसके अलावा और लिखना, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पे 5वां पॉइंट लिखो, 5वां पॉइंट, महाराष्ट्र के
पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में दो दर्रे पाए जाते हैं, मतलब सॉरी दो दर्रे हैं, है ना। पहला क्या है, थाल घाट, था में आ की मात्रा, थाल, थाल घाट, ब्रैकेट में ना डाल दो, मुंबई प्लस नासिक को जोड़ता है, ठीक है। मुंबई और धन का चिन्ह डालकर बाजू में नासिक लिख दो, ठीक है। तो थाल घाट का क्या काम है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। दूसरा लिखो भोर घाट, ठीक है। भोर घाट लिखो, मुंबई और पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका घाट, ठीक। हो गया। और उसमें लिख लो महाराष्ट्र की अन्य चोटियां, 6th पॉइंट लिख लो, महाराष्ट्र की अन्य चोटी कौन कौन सी है वो लिख लो। साल्हेर, साल्हेर, सा में आ की मात्रा सा, आधा ल, हा में की मात्रा हेर, साल्हेर, ठीक है। दूसरा लिखो धोडप, धा में ओ की मात्रा धोडप, धोड़प। तीसरा लिखो पुरंदर, पुरंदर, तीसरा है पुरंदर। और चौथा है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ठीक है। साल्हेर, ढोडप, पुरंदर और ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो यहीं पे हमारा पश्चिमी घाट जो है वो खत्म होता है, ठीक। कल हम लोग पढ़ लेंगे पूर्वी घाट और मेघालय उच्च भूमि, ठीक है। पूर्वी घाट और मेघालय उच्च भूमि पढ़ लेंगे और इसी के साथ हमारा जो है वो पठार कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बताना कि मैं ज्योग्राफी कंटिन्यू करूं या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊं, है ना। जैसे कि मेरे को छत्तीसगढ़ का जो है वो जनजाति और उसका जनजाति वगैरह मिला है, वो पढ़ाऊं या फिर इंग्लिश पढ़ाऊं, ठीक है। मुझे आप लोग एक बार बता देना, तो हम लोग कंटिन्यू यही करेंगे, नहीं तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही था, ठीक। गुड नाइट।